डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैपऊ धौलपुर से बीए तृतीय वर्ष में सेकंड पेपर भारत भूगोल के अंतर्गत हमने इससे पहले के लेक्चर में भारत के प्रमुख मृदाओं के बारे में अध्ययन किया। कौन कौन सी मृदाएं भारत में मिलती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से 5 प्रकार की मृदाएं हैं। इन मृदाओं से संबंधित जो समस्याएं हैं वो भी साथ में देखने को मिलती हैं। कुछ प्राकृतिक समस्याएं हैं, कुछ मानव के द्वारा उत्पन्न समस्याएं हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम उन्हीं समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे प्रमुख मेन समस्या है मिट्टी की वो है मृदा अपरदन, अर्थात मिट्टी के कणों का ढीला होकर विभक्त हो जाना। किसी भी क्षेत्र में मिट्टी जो होती है जब कट कट के बह के चली जाती है तो उससे मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण जो मिट्टी है उसमें फर्टिलिटी कम हो जाती है और कृषि, वनस्पति आदि के उत्पादन में जो समस्या है वो उत्पन्न होने लग जाती है। तो जो मृदा अपरदन है उसे मृदा क्षय, मृदा कटाव आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। मिट्टी का अगर बहुत ज़्यादा अपरदन होता है तो ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसा होने से इसका सीधा प्रभाव कृषि पर, वनस्पति पर, पेड़ पौधों पर पड़ता है। और जब वनस्पति पर पड़ेगा तो सीधे सीधे जीवित जो जीव जंतु जो पेड़ों पर डिपेंड करते हैं उन पर भी इसका काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होता है वहाँ पर जो भूमि होती है वो कृषि के अयोग्य और बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है। तो मृदा अपरदन कैसे होता है, क्यों होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे कि मृदा अपरदन के कारण क्या क्या हैं। सबसे पहला जो इसका मुख्य कारण है वो है वनों की अंधाधुंध कटाई होना। क्योंकि जैसा हम सभी जानते हैं मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों को काटता है। जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को अपनी जड़ों से बांधे रखते हैं। तो जब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी तो जाहिर सी बात है जो मिट्टी है जो जड़ों से बंधी हुई रहती है वो धीरे धीरे अपरदित होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा होता है जंगलों में आग लगना। कभी कभी अपने आप ही जंगलों में आग लग जाती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में जो वन क्षेत्र होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, जिससे मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है गलत तरीके से फसल उगाने की प्रक्रिया दोहराना। किसी भी क्षेत्र में बार बार फसल उत्पादित की जाती है, उसमें हानिकारक केमिकल्स और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, उससे भी जो मिट्टी होती है उसमें उर्वरता में कमी आती है, अपरदन की समस्या बढ़ती है। सिंचाई की गलत विधियों का प्रयोग करना। जब प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से सिंचाई नहीं की जाती तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बह बह कर जाने लग जाती है, जिससे कि उसका अपरदन होना स्टार्ट हो जाता है। भूमि को बेकार समझकर छोड़ देना। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पर ऐसा समझा जाता है कि भूमि किसी काम की नहीं है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वहाँ पे जो मिट्टी होती है वो जल के द्वारा या हवा के द्वारा अन्यत्र ले जाई जाती है। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो भूमि होती है उसको बेकार समझने के कारण वहाँ पर जो मृदा अपरदन होता है उसको काफ़ी बढ़ावा देखने को मिलता है। तो इस कारण से ऐसे क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन है वो काफ़ी तीव्र गति से होता है। तो भूमि को बेकार नहीं समझना चाहिए, उस पर किसी न किसी तरीके के जो पेड़ वगैरह हैं वो लगाने चाहिए। उसके बाद आता है अत्यधिक वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव हो जाना। कई क्षेत्रों में ये होता है कि बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण जो मिट्टी होती है वो बह बह कर जाने लग जाती है, जिससे जो मिट्टी का कटाव होता है वो ज़्यादा होता है और जो मृदा अपरदन है उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा अपरदन की प्रक्रिया के बारे में कि मृदा अपरदन की जो प्रक्रिया है या मृदा अपरदन की जो क्रिया है वो किस तरीके से होती है। तो मृदा अपरदन की प्रक्रिया की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का जल जो होता है वो बहुत ही ऊंचाई से मिट्टी पर गिरता है, जिससे कि जो महीन कण होते हैं वो जो मृदा पिंड होते हैं उनसे अलग हो जाते हैं। उनके अलग हो जाने के कारण जो बारीक कण होते हैं वो पानी के साथ में फिसलते हुए या लुढ़कते हुए झरने हैं, नदियां हैं आदि के साथ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो हम देखें जो मृदा अपरदन की क्रिया है वो 3 चरणों में पूरी होती है। सबसे पहले मृदा के कण ढीले होते हैं यानी उनका अपरदन होता है। दूसरा, मृदा के कण विभिन्न साधनों द्वारा
अभिगमन हो जाता है उनका, यानी नदी के द्वारा, जल के द्वारा, झरने के द्वारा जो मृदा के कण होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाते हैं। तीसरा हम बात करें तो मृदा कणों का जमाव होता है, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं, यानी नदियां हैं, झरने हैं, जल है, अपने साथ जो मिट्टी लेकर के जाती है उस मिट्टी को ले जा करके दूसरे स्थान पर जमा कर देते हैं। तो इससे जो है वो मृदा के निक्षेपण की क्रिया घटित तो होती है। तो इस तरीके से हम देखें तो जो मृदा का अपरदन होता है वो 3 रूपों में होता है, जिसमें अपरदन, स्थानांतरण या जिसे हम परिवहन भी कहते हैं, और निक्षेपण, ये 3 क्रियाएं संपादित होती हैं, जिसमें सबसे पहले कणों को ढीला किया जाता है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है और लास्ट में नेक्स्ट स्थान पर ले जा करके जो है वो इन्हें जमा कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकारों के बारे में कि मृदा अपरदन के कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वो है भूवैज्ञानिक अपरदन। इसमें क्या होता है कि जो वृक्षों की कटाई है, पशुपालन है, यानी बहुत ज़्यादा पशुओं के द्वारा घास वगैरह को चढ़ने से, पेड़ पौधों में अतिचारण होने से, भूमि के खिसकने के कारण, या फिर हिम का बहुत बड़ा क्षेत्र फिसल करके आ जाता है, या बाढ़ के कारण, ऐसे बहुत सारे भूवैज्ञानिक कारण हैं जिसके कारण जो चट्टानें होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और ढीली होने के कारण उनसे जो मृदा के कण होते हैं वो निकलने लगते हैं। तो ये जो भूवैज्ञानिक अपरदन है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि शैल कैसी है, कठोर है या मुलायम है, निक्षेपण की उनकी क्या प्रक्रिया है, उत्थान की क्या क्रिया है। तो इन सभी क्रियाओं का प्रभाव जो है वो मृदा के अपरदन पर पड़ता है। तो ये जो भूवैज्ञानिक या भौतिक परिस्थितियां जिनके द्वारा अपरदन होता है इसे हम भूवैज्ञानिक अपरदन कहते हैं। दूसरा आता है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन जैसा नाम से पता चल रहा है कि जल के द्वारा जो अपरदन किया जाता है उसे हम जलीय अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन में सबसे पहला आता है वर्षा बूंद या छपछपास अपरदन, यानी धीमी जो वर्षा होती है उससे जो अपरदन होता है वो मैदानी क्षेत्रों में रहता है, तो उसको हम वर्षा बूंद या छपछपास अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन में दूसरा है परत अपरदन। जब जल के द्वारा मृदा की ऊपरी परत हटा दी जाती है तो इसे हम परत या फलक अपरदन कहते हैं। तीसरा आता है नलिका या क्षुद्र सरिता अपरदन। छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में होता है ये, जब जल की छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं। अवनलिका अपरदन जो है वो क्षुद्र सरिता अपरदन का विकसित रूप होता है, यानी छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, फिर उसके बाद में छोटी छोटी नालियों में से और छोटी छोटी नालियाँ बन जाती हैं, तो एक बृहद रूप बन जाता है, इसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है सरिता तटीय अपरदन। सरिता तटीय अपरदन में क्या होता है कि जो नदियाँ होती हैं उनके तीव्र प्रवाह में जब वो तटीय भागों में पहुँचती हैं तो वहाँ पर उनका तीव्र प्रभाव बहुत ज़्यादा प्रभावी रहता है, तो इसे हम सरिता तटीय अपरदन कहते हैं। तो इस तरीके से जलीय अपरदन के अंतर्गत भी 5 भाग पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वायु अपरदन, जो कि वायु के द्वारा होता है। अगला है समुद्री अपरदन, जो कि समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्र से आने वाली लहरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है मानवकृत अपरदन, जो कि मानव की क्रियाओं के द्वारा होता है, जब मनुष्य द्वारा अविवेकपूर्ण तरीके से कृषि की जाती है या भूमि का गलत उपयोग होता है या फिर अविवेकपूर्ण वनोन्मूलन होता है आदि ऐसे सभी कारण जिसमें मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया जाता है या मिट्टी को किसी न किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसे हम मानवकृत अपरदन कहते हैं। लास्ट जो अपरदन का प्रकार है वो है विशेषीकृत अपरदन। विशेषीकृत अपरदन भी 3 तरीके से होता है, पीठिका, चरम और एकाएक न्यूनता वाला अपरदन। तो इस तरीके से अपरदन के प्रमुख रूप से जो है वो 6 प्रकार हैं। अब बात करें मृदा अपरदन के प्रभावों की, तो मृदा अपरदन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला तो ये है कि अचानक से बाढ़ आने का प्रकोप बन जाता है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र से जो मिट्टी हट जाती है तो फिर वहाँ पे पानी जो होता है वो ज़्यादा बहने लगता है। इसके अलावा कृषि योग्य भूमि जो होती है जब बहुत उपजाऊ होती है वो बंजर भूमि में तब्दील हो जाती है। नदियों के मार्ग में बालू के एकत्रित हो जाने से जलधारा का परिवर्तन, तो बाढ़ आने की संभावना है। आवरण अपरदन के कारण भूमि की जो ऊपरी परत होती है जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है वो नष्ट हो जाती है। भूमि का जल स्तर गिरने से पानी की और सिंचाई दोनों की समस्या उत्पन्न होती है। भूस्खलन से सड़कों का विनाश हो जाता है। शुष्क जो मरुस्थलीय भूमि है उसका विस्तार होने से जो स्थानीय जलवायु है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनस्पति आवरण नष्ट होने से इमारती और जलाऊ लकड़ी की समस्या उत्पन्न होती है। जीव जंतुओं के जीवन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। चारागाह समाप्त हो जाते हैं।
धरातल पर बात करें तो विभिन्न प्रकार की नालियाँ, बीहड़, अवनलिकाएँ विकसित हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो मृदा अपरदन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इस मृदा अपरदन को रोकने के लिए हमारे द्वारा प्रयास करने चाहिए। मृदा हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, इसकी उपयोगिता को समझना चाहिए। तो इसकी उपयोगिता और इसके जो संरक्षण की विधियाँ हैं उनके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।